जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GWA पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास की शुरुआत हम करेंगे क्रिया से करेंगे इस क्लास की शुरुआत। तो चलते हैं हम क्लास की तरफ। पहले तो हम लेंगे माँ सरस्वती का नाम। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। चलिए दोस्तों, आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया क्रिया क्या है? संस्कृत मूल भाषा के धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से बना शब्द क्रिया कहलाता है। मतलब कि संस्कृत मूल भाषा के जो धातुएं हैं, धातु, उनमें अगर हम ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो उससे जो शब्द का निर्माण हो रहा है, जो शब्द बन रहा है, उसे हम क्रिया कहेंगे। जैसे चल, ये देखिए धातु है। चल एक धातु है और ना प्रत्यय है। आपने देख लिया परिभाषा में, ना प्रत्यय हम लगा दिए। चल प्लस ना, धातु में प्रत्यय जोड़ा, उसके बाद बन गया चलना, और जो कि हमारी बन गई क्रिया। मतलब इस धातु में ना प्रत्यय जोड़ने के बाद जो बना शब्द होता है वो क्रिया कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए, ये पढ़ हो गया धातु, ना हमने प्रत्यय जोड़ लिया, उसके बाद हो गया नया शब्द बन गया पढ़ना, तो ये हो जाएगी हमारी क्रिया। तो चलते हैं हम आगे की तरफ। क्रिया एक विकारी शब्द है। क्रिया एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द है तो आगे चलते हैं। क्या, फिर से अगर हम परिभाषा को एक कंठस्थ रूप में देखेंगे, जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो। मतलब या तो काम हो रहा है या करने जा रहे हैं, लेकिन वो कार्य होगा जो, वह क्रिया कहलाता है। वह विकारी शब्द, अब हम इसकी दूसरी परिभाषा अगले मतलब अलग तरीके से देखेंगे। वह विकारी शब्द जो किसी कार्य का होना या करना बताए, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। क्रियापद बंध की रचना के प्रकार। ठीक है, क्या है इसमें? पहला क्या है? मुख्य क्रिया। ये जो है क्रिया पदबंध की रचना के प्रकार, इसको एक समझने का एक तरीका हम देखेंगे खाली। पहला है मुख्य क्रिया। क्या है? क्रिया पदबंध का मुख्य या कोशगत अर्थ बताने वाला। मतलब कोई वाक्य है जो उसमें एक जो मुख्य शब्द है, जो क्रिया, ये पूरे वाक्य का एक क्रिया का ये जो मुख्य शब्द रहेगा, वही हमारा मुख्य क्रिया हो जाएगा। अब अगर हम चले दूसरा, सहायक क्रिया। ये जो है क्रिया पदबंध की रचना में प्रकार में पहला मुख्य क्रिया हो गया, दूसरा हो जाता है सहायक क्रिया। ठीक है, तो हम सहायक क्रिया क्या, मुख्य क्रिया के अतिरिक्त जो भी अंश शेष रह जाता है वह सहायक क्रिया कहलाता है। अब देखिए, इसमें बच्चे गाना गा चुके हैं, देख रहे हैं? इसमें क्रिया तो ये गाना जो है गा है, यही क्रिया है। लेकिन इसमें और जो शेष बच रहा है, अतिरिक्त जो बच रहा है, वो उसमें सहायक क्रिया हो जाएगी। वह हंस रही है, आप अब जा सकते हैं। मतलब हमारा जो क्रिया मेन है वो तो ठीक है, उसके अलावा जो चीजें आ जाएंगी वो सहायक क्रिया हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम आगे की तरफ। इन वाक्यों में अब देखिए, वही जो मुख्य क्रिया पीछे हमने आपको बताया, मुख्य क्रिया और दूसरा सहायक क्रिया, उसमें देखिए क्या है, गा। हमारा क्या सेंटेंस था? बच्चे गाना गा चुके हैं। ठीक, तो यहाँ जो गा है, पीछे हमने आपको बता दिया है कि ये मुख्य क्रिया है, लेकिन उसके बाद जो शेष बच रहा है, चुके हैं, ये हमारी हो जाएगी सहायक क्रिया। फिर हमने बोला पीछे वह हंस रही है, तो यहाँ हंस जो है वो मुख्य क्रिया, हंसने की क्रिया हो गई। लेकिन उसके बाद अगर आता है रही है, ये जो आएगा आगे, वो हमारा हो जाएगा सहायक क्रिया। फिर अगर हम आते हैं जा आ रहा है ना इसमें, मतलब उसमें वाक्य क्या था, आप अब जा सकते हैं, तो जा हमारी मुख्य क्रिया हो गई जाने की। उसके बाद सकते हैं, ये हमारी हो जाएगी सहायक क्रिया। अब आगे क्या है, बोल पाता।
बोल हो जाएगी हमारी मुख्य क्रिया। उसमें क्या बोला है, वह हिंदी नहीं बोल पाता। तो बोलना ये जो है मुख्य क्रिया हुई, और पाता है सहायक क्रिया। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने आपको पूरा एकदम विस्तार से समझा दिया है। अब आते हैं हम धातु। पीछे आपने जाना कि धातु में ना प्रत्यय जोड़ते हैं, उसके बाद वो बना शब्द क्रिया हो जाता है। लेकिन धातु क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे लिख, पढ़, जा, ये देखिए पढ़ रहेगा, ठीक है, ढ़ रहेगा, जा, रो, का, मत, आदि, मतलब इन्हीं से लिख का लिखता हो जाएगा, पढ़ता हो जाएगा, जाता हो जाएगा, रोता हो जाएगा, आदि जितनी क्रियाएं होंगी ये धातु है, ठीक है, ये धातु है। ठीक, उसके बाद जो है उसमें और जो जुड़ जाएगा यही हो गया, हमारी क्रियाएं बन जाएंगी। अब चलते हैं क्रिया के प्रकार या भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। पहले तो आ गया, हमारी मेन हेडिंग हो जाएगी क्रिया के प्रकार या उनके भेद। फिर उसकी सब हेडिंग आएगी कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। अब उसमें कर्म के आधार पर क्रिया के भेद दो प्रकार से हैं। पहला हो जाएगा अकर्मक और दूसरा हो जाएगा सकर्मक। ठीक है, पहला हो गया अकर्मक क्रिया, दूसरी हो गई सकर्मक। अ प्लस कर्म मतलब जिसमें कर्म ना हो, अ मतलब नहीं, कर्म मीन्स कर्म, जिसमें कर्म ना हो, और स प्लस कर्म मतलब जो कर्म के साथ हो, उसे हम सकर्म कहेंगे। देखिए इस शब्दों में ही इसकी पूरी परिभाषा एकदम छुपी हुई है, बस इसे हमें तोड़ के समझने की बात है। अब हम आज चलते हैं पहले पे, अकर्मक। क्या है ये, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, अर्थात कर्म प्रयुक्त नहीं होता, मतलब अगर कोई वाक्य है उसमें जो क्रिया का प्रभाव है, जो क्रिया कर रहा है वाक्य में, वो उसमें प्रभाव कर्ता पे पड़ेगा, मतलब जो करने वाला व्यक्ति है उस पे पड़ेगा, कर्म पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें कर्म है ही नहीं, कर्म नहीं होता ये इसमें, ठीक, इसलिए इसे कहेंगे अकर्मक। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, चलना, सोना, उठाना, रोना, नहाना, हंसना। अब देखिए क्या है ये, बच्चा रो रहा है, लड़की हंस रही है, वह सो रहा है। ये हमारी हो जाएगी अकर्मक, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है, कर्म यहाँ पे मौजूद नहीं है, यहाँ पर कर्म का अभाव है, इसलिए इसे हम कह देंगे अकर्मक। ठीक है, देखिए, और अगर देखिए हमको अगर समझने में थोड़ी दिक्कत आती है कि ये अकर्मक है या सकर्मक है, तो हम इसमें पता है, अगर इसको जानने के लिए हम इसमें क्या का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर हम कोई सेंटेंस है उसमें क्या लगा दें, बच्चा रो रहा है, अगर हम इसमें लगा दें बच्चा क्या रो रहा है, अगर हम क्या लगा दिए तो उसमें उसका हमको उत्तर मिल सकता है क्या, कि बच्चा क्या रो रहा है। अगर हमें उत्तर नहीं मिल रहा है तो समझ लीजिए वही कर्म का अभाव है, ये वो जो हमारा उत्तर नहीं मिल रहा है, जहां उत्तर नहीं है वही हमारा हो जाएगा अकर्मक। ठीक है, अब देखिए अगर हम कहते हैं लड़की हंस रही है, अब हम ये बोले, हमने आपको बताया पहचानने का बिंदु एक, अगर हम क्या लगा देते हैं, लड़की हंस रही है, अगर हम बोल दें कि लड़की क्या हंस रही है, तो इसका हमको उत्तर पता है, ये उत्तर कोई नहीं दे सकता है। ठीक है, इसलिए हम जब क्या बोलेंगे, इस वाक्य में क्या लगाएंगे और उसका उत्तर हमें प्राप्त नहीं होता है, तो वही हमारा हो जाएगा अकर्मक। अब अगर हम आ जाएं, वह सो रहा है, देखिए एकदम इस चीज को पूरा समझिएगा, क्योंकि इस पे आपका पूरा प्रश्न हल होगा। अगर आपसे कोई कैसा भी पूछ दे अकर्मक क्रिया, आप उसको एकदम भली भांति बता पाएंगे। अगर हम बोल दें वह सो रहा है, फिर उसमें हमने क्या बताया पहचान का, उसमें हम लगा देंगे क्या। अगर बोलते हैं वह क्या सो रहा है, ये कोई वो है कि क्या कोई सो रहा है, ये इसमें कोई उत्तर नहीं दे सकता, इसलिए इसमें
अकर्मक है, मतलब यहाँ उत्तर नहीं मिल सकता, अकर्मक। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं हम आगे। दूसरा है सकर्मक क्रिया। क्या है? क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो सकर्मक कहलाता है। ठीक, क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होता है। देखिए, उसमें जो नहीं था वही चीज इसमें है, एकदम यही समझ लीजिए। इसमें क्रिया का जो है वह रूप जिसमें प्रभाव कर्म पर पड़ता है, उसमें कर्ता पे पड़ रहा था, इसमें कर्म पर पड़ेगा। ठीक है, उसमें खाली कर्ता प्लस क्रिया रहेगी। देखिए यहाँ पे हमने नीचे लिखा है कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया बराबर सकर्मक, लेकिन पीछे सॉरी हम नहीं लिख पाए हैं, हम आपको बता दे रहे हैं, उसको सुन लीजिए कि उसमें खाली कर्ता प्लस क्रिया रहेगा बराबर अकर्मक हो जाएगा। यही यहाँ पे कर्ता रहेगा उसके साथ कर्म फिर क्रिया, मतलब यहाँ कर्ता रहेगा फिर कर्म पर उस पे प्रभाव पड़ेगा, ये क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा, यही हो जाएगा हमारा सकर्मक। और वहां क्या रहता है? क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, इसलिए वहां अकर्मक होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम इसके एग्जाम्पल पर। क्या है? लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, देखना। अगर हम देखिए बंदर लड़की को देख रहे हैं, मतलब ज्यादा बंदर हैं, एक नहीं है दो नहीं है, जो भी है उससे ज्यादा बंदर हैं। वह लड़की बंदर लड़की को देख रहे हैं। अगर हम बोले इसमें अगर हम क्या का प्रयोग करें, तो हम बोले बंदर क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास इसका उत्तर है कि बंदर लड़की को देख रहे हैं। ठीक है, अब हम दूसरे पे आ जाते हैं। गीता फूल तोड़ रही है। अगर हम आ जाएं कि गीता क्या तोड़ रही है, गीता फूल तोड़ रही है, मतलब यहाँ पे हमारे पास इसका उत्तर है, इसलिए ये हो जाएगी सकर्मक क्रिया। चलते हैं हम अगले। अब देखिए ये हम आपको एक पहचान का वो करेंगे कि राम गाड़ी चलाता है, यहाँ सकर्मक हो जाएगा। कैसे? कि अगर हमने क्वेश्चन किया राम क्या चलाता है, तो राम क्या चलाता है? गाड़ी चलाता है, हमारे पास उत्तर मिल गया, इसलिए यहाँ पे सकर्मक होगा, क्योंकि ये चलाना पूरा गाड़ी पे एकदम वो हो जा रहा है, कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है। अब यहाँ आइए, राम चलाता है, राम चलता है, राम क्या चलता है? वहां पे उत्तर नहीं मिल रहा है। राम चलता है, मतलब ये क्रिया का प्रभाव पूरा राम पे पड़ जा रहा है। यहाँ चलाता गाड़ी पे जा रहा है कि क्या चलाता है? गाड़ी चलाता है, लेकिन यहाँ राम चलता है, पूरा प्रभाव करता यानी राम पर पड़ रहा है। ठीक, इसलिए इसे अकर्मक कहेंगे। पीछे हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है, अब आपको समस्या तो नहीं होनी चाहिए, ये हमें पूरा विश्वास है। अब देखिए आगे, यदि सकर्मक क्रिया है तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग होगा, मतलब अगर कोई वाक्य है उसमें ने जुड़ा हुआ है, ठीक है, अगर ने लगा है तो वहां पर एकदम 100% वो सकर्मक क्रिया रहेगी। ठीक, राम गाड़ी चलाता है, इसमें देखिए भी ऊपर वाला ही है, यहाँ पे ये चीज सकर्मक हो जाएगी। अब ये देखिए राम ने गाड़ी चलाई, ये भूतकाल में रहेगा, जितनी भी चीजें रहेंगी ने जुड़ा तो वो सदैव भूतकाल में ही होगा, क्योंकि उसने किया, मतलब वो चीजें हो चुकी हैं, ये हमेशा भूतकाल में ही परिवर्तित रहेगा। ठीक, ने जुड़ा है तो सदैव क्रिया सकर्मक होगी, हमने ऊपर आपको बता दिया है। और ने से वाक्य भूतकाल में ही होगा, आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है हमने। राम ने गाड़ी चलाई, मतलब राम गाड़ी चला चुका है, पहले उसने चला चुका है। और ने जुड़ने से वाक्य कर्तवाच्य होगा। चलते हैं आगे। अब देखिए सकर्मक के भेद, सकर्मक के भेद जो दूसरा है। अब देखिए सकर्मक के दो भेद हैं, पहला तो हो जाएगा एक कर्मक और दूसरा हो जाएगा द्विकर्मक। पहला क्या है? एक कर्मक, वे सकर्मक क्रियाएं जो केवल एक कर्म लेती हैं, मतलब इसमें खाली एक ही कर्म का जो है काम रहेगा। ठीक, इसमें एक ही क्रिया के साथ कर्म हो, उसे कहेंगे एक कर्म। शीला गाना गा रही है, गाने पे है एक क्रिया, एक है कर्म। मोहन अखबार पढ़ रहा है, एक कर्म है, पढ़ने का पूरा भार अखबार पे जा रहा है, ये कर्म हो गया। ठीक है, पूरा देखते जाइए आप कि यहाँ पे पहली बात तो सकर्मक, ये क्रिया का प्रभाव गाना पे पड़ रहा है कर्म पर। और हाँ, उसके बाद हम आते हैं एक कर्मक, मतलब यहाँ एक ही कर्म है, जहाँ एक ही कर्म है वहां
एक कर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले दूसरे पे। सकर्मक का दूसरा जो भेद है, द्विकर्मक हो जाएगा। पहला एक कर्मक हुआ, अब द्विकर्मक। इसका अर्थ क्या है? कुछ पूर्ण सकर्मक क्रियाएं ऐसी भी हैं जो दो कर्म में लेती हैं, जिसमें दो कर्म होते हैं। ठीक है, क्या है? भेजना, लेना, देना, बताना द्विकर्मक क्रियाएं हैं। अब देखिए, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाया। अब देखिए इसमें क्या है, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाया। पढ़ाना तो क्रिया हो गई हमारी, लेकिन यहाँ पे एक तो छात्रों ये कर्म हो गया क्योंकि वो पढ़ा छात्र को रहा है, और हिंदी पढ़ा रहा है, मतलब दो दो कर्म यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, छात्र भी है और हिंदी भी है, यहाँ पर दो दो कर्म मौजूद हैं, इसलिए हो जाएगा हमारा द्विकर्मक। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम दूसरे उदाहरण पर। राधा गाय को चारा, देखिए ये चार, सॉरी यहाँ पे चारा हो जाएगा, चारा खिलाती है। राधा गाय को चारा खिलाती है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम बोले कि चारा खिलाती है, तो पहला तो हो जाएगा ये चारा हमारा कर्म हो गया, खिलाने का काम चारा है, और ये गाय को खिला रही है। ठीक है दोस्तों, हो गया, एकदम क्लियर हो गया। चलते हैं हम अगले। अब आता है अकर्मक क्रिया के भेद। अब तक हमने देखा सकर्मक क्रिया का भेद, जो दो थे। अब आता है अकर्मक क्रिया के भेद, जो कि ये भी दो ही हैं। पहला हो जाएगा पूर्ण कर्मक, दूसरा हो जाएगा अपूर्ण कर्मक। देखिए पूर्ण कर्मक क्या है? पूर्ण, यह अपने में ही पूर्ण होती है। ये जो पूर्ण, इन्हें अपनी पूर्णता व्यक्त करने के लिए किसी पूरक की आवश्यकता नहीं होती। मतलब ये अपने आप में ही एकदम सर्वमान्य है, इन्हें दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे सोना, दौड़ना, हंसना इत्यादि। जैसे लड़की हंस रही है, ये पूरा हंस रही है, इसका अपने आप में एकदम पूर्ण काम है। ठीक है, वह सो रहे हैं, पूरा सोना यहाँ पे एकदम अपने में पूर्ण काम है। ठीक, अकर्मक है, देखिए क्योंकि यहाँ पे कर्म नहीं, ये वह मतलब कर्ता पे ही जा रहा है इसका प्रभाव। ठीक, बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं। चलते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे देखिए पूरा पूर्ण कार्य हो रहा है। ठीक है, चलते हैं हम आगे। अपूर्ण अकर्मक, यह क्रियाएं वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होकर अपना अर्थ पूर्ण रूप में व्यक्त नहीं कर पाती। मतलब ये स्वतंत्र रूप से उसमें प्रयुक्त होकर अपना अर्थ पूर्ण रूप में व्यक्त नहीं कर पाती। अब देखिए बच्चा बीमार है, वो बीमार है, यहाँ पे वो अपूर्ण, ये अपना पूरा अर्थ जो है व्यक्त नहीं कर पा रहा है। शीला बेईमान है, वो पूरा, आप देखिए पूरे परिभाषा पे एकदम ये खरे उतर रहा है। ठीक है, वह ईमानदार है। चलिए, अब देखिए क्या हो गया, क्रिया का प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। अब आता है हमारा मेन, क्या हो जाएगा, इसमें 5 प्रकार के भेद हैं। ठीक है, पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा पूर्वकालिक क्रिया, चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया, और पांचवा है नाम धातु। आप ये भी ऐसा नहीं है, आप सीरियल वाइज भी देख सकते हैं वैसे भी। ठीक है, अब हम पहले लेकिन सामान्य क्रिया ही पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, और पहला है सामान्य क्रिया। जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग होता है, वह सामान्य क्रिया कहलाती है। मतलब यहाँ पर एक ही काम होगा। ठीक है, जहाँ एक ही काम होगा वो सामान्य क्रिया कहलाएगी। सिंपल सी बात है, आप आए, एक काम किया इसने, आप आए, दे दिया, अगर आपको प्रश्न दे दिया और जो है नीचे ऑप्शन दे दिया, तुरंत आप समझ जाएंगे। ठीक है, एकदम ये सामान्य क्रिया है, मतलब इसमें ज्यादा कोई तोड़ मोड़ कुछ नहीं है, हम खुद समझ जाएंगे हाँ भैया ये पूरा सामान्य है। अब आते हैं, मोहन पुस्तक पढ़ता है। क्या हो गया, मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए ये पुस्तक पढ़ रहा है, पूरा सामान्य सी बात है कि भैया इसने पुस्तक पढ़ रहा है मोहन, इसमें कोई, इसमें वो नहीं है, पूरा एकदम सिंपल सा सेंटेंस है, हम समझ जाएंगे। अब चलते हैं हम दूसरा संयुक्त क्रिया पर। यदि जहां दो अथवा
अधिक क्रिया का साथ साथ प्रयोग हो। मतलब वह मतलब कोई वाक्य है, वाक्य रहेगा और उस वाक्य में एक ही क्रिया नहीं होगी, उसमें दो अथवा दो से अधिक क्रिया होगी। अब आप देखेंगे, जैसे उदाहरण में तब समझ में आएगा। कविता महाभारत पढ़ने लगी। अब देखिए, पहला तो लगी, ये लगना, जो लगी ये तो क्रिया है ही, और एक तो पढ़ना भी क्रिया है। मतलब ये दोनों क्रिया है। ऊपर क्या बोला है, दो अथवा अधिक क्रिया का साथ साथ प्रयोग हो, दो क्रियाएं साथ साथ हो, वहां संयुक्त क्रिया हो जाएगा। पहला है पढ़ने और दूसरा है लगी, दो क्रियाएं हैं दोस्तों, दो क्रियाएं हैं ना, इसीलिए आपका हो जाएगा संयुक्त क्रिया। अब हम आते हैं दूसरा, आपने पाठ पढ़ लिया। इसका देखिए क्या होगा, आपने पाठ पढ़ लिया। अब देखिए, ये तो हो गया पढ़, पढ़ना एक क्रिया है ही। लिया मतलब ये भी एक क्रिया ही है, लेना, लिया, ये एक क्रिया ही है, इसलिए हमारा हो जाएगा ये संयुक्त क्रिया। अब आते हैं तीसरे पे, नाम धातु। संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से बनने वाला शब्द कार्य या क्रिया का बोध करता है और वह नाम धातु कहलाता है। मतलब कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण, कोई भी शब्द रहेगा, उसमें हम प्रत्यय जोड़ देंगे और उसके बाद जो शब्द आएगा वो क्रिया का बोध कराता है। ठीक है, जो भी शब्द का बाद में होगा निर्माण संज्ञा सर्वनाम में, जब हम प्रत्यय जोड़ देंगे, जब दूसरा शब्द बनेगा, वो जो है कार्य या क्रिया का बोध कराएगा, जिसमें काम होने की क्रिया, मतलब काम होता रहेगा, क्रिया होती रहेगी, हम उसे नाम धातु कहलाएंगे, मतलब नाम धातु कहेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल, चमक, चमक, देख रहे हैं, चमक है ना, उसमें चमकना हो गया, ना प्रत्यय जुड़ा, चमकाना हो गया, प्रत्यय जुड़ा। अब हम देखते हैं लज्जा, लजाना, लजियाना, हो रहा है ना। रंग, रंगना, रंगाना, अपना, अपनापन। अब देखिए पूरा एकदम नाम से क्रिया बनाते हैं तो नाम धातु कहलाते हैं। वही चीज है, ऊपर का जो है सब ये बस हमने ऐसे लिख दिया है। देखिए पूरा एकदम समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया। ये क्या है प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा दे। जैसे आजकल तो ऐसे मतलब बहुत आलसी लोग रह हो चुके हैं कि मतलब कोई भी काम अगर करना है तो हम खुद नहीं उठेंगे, हम दूसरे आदमी को कह देंगे भैया तुम कर लो, दूसरे को प्रेरणा दे देते हैं, खुद नहीं करते हैं दूसरे को। आजकल ये वाला जो है ना क्रिया का भेद, ये एकदम पूरा सब पे लागू होता है, क्योंकि कोई करना नहीं चाहता, सब लोग प्रेरणा ही देना चाहते हैं एक दूसरे को। ठीक है, आप लोग खुद समझिए, आपके इधर भी ये चीज होती होंगी। जैसे अब देखिए इसमें दो भेद है, प्रेरक करता और दूसरा प्रेरित करता। मतलब प्रेरक मतलब प्रेरणा जो दे रहा है, ठीक है, प्रेरणा जो दे रहा है, और प्रेरित करता मतलब जो प्रेरणा बेचारा ले रहा है। मतलब क्या हो गया, अब माँ बेटी से भोजन बनवाती है, चलिए ये तो अच्छी बात है, माँ बेटी से भोजन बनवाती है, ये अच्छी बात है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में आजकल ये बहुत हो रहा है कि कोई करना नहीं, सारे लोग प्रेरणा ही देना देना चाह रहे हैं, दूसरे से ही करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, वो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, एकदम पूरा आपको समझ में आएगा एकदम बकायदे से। चलते हैं हम आगे, पूर्वकालिक क्रिया। इसमें क्या हो जाएगा, किसी क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। मतलब जैसे अगर कोई काम हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है, लेकिन एक वाक्य बना, अगर लास्ट में एक क्रिया, एक तरह से वाक्य के अंत में ही हमको पता चलता है कि हाँ क्रिया क्या है ये चीज, हाँ, लेकिन उससे पहले भी एक क्रिया हो जाए, वो हमारी हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया। परिभाषा में आप फिर से देखिएगा, किसी क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे
मैं अभी सोकर उठा। मतलब इसमें क्या हो गया, उठा ये तो क्रिया है ही, सोकर ये भी एक क्रिया है, मतलब उठने से पहले सोया था वो व्यक्ति, सोने का काम कर रहा था, फिर उसके बाद उठा है, मतलब सोकर उठा, उठने के पहले ही उसने एक क्रिया कर ली सोने की, इसलिए हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। रोहित पढ़कर सो गया, मतलब सोया वो, सोने की क्रिया किया, लेकिन उसके पहले उसने क्या किया, पढ़ा, पहले उसने पढ़ा उसके बाद सोया। देखिए पूरा एकदम परिभाषा पे एकदम पूरे एकदम जितने उदाहरण है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, पूरे एकदम समझ में आएंगे आपको, क्योंकि हम आपको एकदम विस्तार से समझा ही रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, चूहा शेर की शरीर पर चढ़कर फड़कने लगा, मतलब फिर देखिए, फड़का, उस पे फड़कने लगा, कूदा, लेकिन उसके पहले उसने चढ़ने की क्रिया की, क्या है, पहले वो फड़कने लगा, मतलब बाद में फड़क रहा है, फड़कने की क्रिया कर रहा है, लेकिन उसके पहले वो चढ़ने की क्रिया किया। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और देखिए, अगर कोई भी समस्या हो रही है क्लास में, या फिर हमसे कोई भी त्रुटि हो रही है, आप प्लीज कमेंट में बताएं, और उसको हम और सुधारने की कोशिश करेंगे, और फिर आगे आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो चलिए, दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलते हैं, हम क्लास को विराम देते हैं। थैंक यू।